भाषा विज्ञान हिंदी भाषा का मानकीकरण। भाषा मानक मानक का अभिप्राय है आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित। भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रवक्ताओं के अलावा अन्य भाषा भाषियों के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वे उस भाषा को सीख सकते हैं। जिस भाषा रूप का व्यवहार, प्रचार, शिक्षा, सरकारी कामकाज एवं सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में समान स्तर पर होता है, वह उस भाषा का मानक रूप कहलाता है। दूसरी पॉइंट है मानक भाषा। मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की यह प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है, जिसका प्रयोग वहां के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक व वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। मानकीकरण मानक भाषा के विकास के 3 सोपान: बोली भाषा और मानक भाषा। किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका मानकीकरण कहलाता है। प्रथम सोपान बोली। पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली बोली का होता है, जिसे स्थानीय, आंचलिक अथवा क्षेत्रीय बोली कहा जा सकता है। इसका शब्द भंडार सीमित होता है, कोई नियमित व्याकरण नहीं होता। इस शिक्षा, आधिकारिक कार्य, व्यवहार अथवा साहित्य का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। द्वितीय सोपान भाषा वही बोली कुछ विशेष भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कारणों से अपने क्षेत्र विस्तार कर लेती है। इसका लिखित रूप विकसित होने लगता है और इस कारण यह व्याकरणिक सांचे में ढलने लगती है। इसका प्रचार शिक्षा, व्यापार, प्रशासन आदि में प्रयोग होने लगता है, तब वह बोली न रहकर भाषा की संज्ञा प्राप्त कर लेती है। तृतीय सोपान मानक भाषा। यह वह स्तर है जब भाषा के प्रयोग का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है, वह एक आदर्श रूप ग्रहण कर लेती है। इसका परिनिष्ठित रूप होता है उसकी अपनी शैक्षणिक, व्याकरणिक, साहित्यिक, शास्त्रीय, तकनीकी एवं कानूनी शब्दावली होती है। इसी स्थिति में पहुंचकर भाषा मानक भाषा बन जाती है। उसी को शुद्ध उच्चार, उच्च स्तरीय, परिमार्जित आदि भी कहा जा सकता है। मानक भाषा के तत्व ऐतिहासिकता, स्वायत्तता, केंद्रोन्मुखता, बहुसंख्यक प्रयोगशीलता, सहजता, बोधगम्यता, व्याकरणिक साम्यता, सर्वाविधि एकरूपता। मानकीकरण का एक प्रमुख दोष यह है कि मानकीकरण करने से भाषा में स्थिरता आने लगती है, जिससे भाषा की गति अवरुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट, विश्व हिंदी सम्मेलन एक दृष्टि। पहला सम्मेलन अवधि 10 से 14 जनवरी 1975, स्थान नागपुर, भारत। उद्घाटन इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री, भारत। प्रतिभागी 30 देश, प्रधानियों की संख्या 100, प्रतिनिधियों की संख्या 122। दूसरा सम्मेलन अवधि 28 से 30 अगस्त 1976, पोर्ट लुइस, मॉरिशस। 17 प्रतिभागी देश, 181 क्या है प्रतिनिधि। तीसरा सम्मेलन अवधि 28 से 30 अक्टूबर 1983, स्थान नई दिल्ली, भारत। प्रतिभागी 30, प्रतिनिधि की संख्या 260। चौथा सम्मेलन अवधि 2 से 4 सितंबर 1993, स्थान पोर्ट लुइस, मॉरिशस। पांचवा 4 से 8 अप्रैल 1976, पोर्ट ऑफ स्पेस, त्रिनिदाद और टोबैगो। 10 देश, संख्या 200। छठा सम्मेलन 14 से 18 सितंबर 1999, स्थान लंदन, यूके। देश 21,
संख्या 700। 7वां सम्मेलन 6 से 9 जून 2003, स्थान पारामा रिबो, सूरीनाम। 16 देश, संख्या प्रतिभागियों की 500। 8वां सम्मेलन, अवधि 13 से 16 जुलाई 2007, स्थान न्यूयॉर्क, यूएससीए। देश 20,800 प्रतिभागियों की संख्या। 9वां सम्मेलन 22 से 24 सितंबर 2012, स्थान जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। 30 देश, 200 प्रतिभागियों की संख्या। 10वां सम्मेलन 10 से 14 सितंबर 2015, भोपाल, भारत। उद्घाटन नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत। देश 57, 97, संख्या 2000 प्रतिभागियों की। 11वां सम्मेलन 8 से 10 अगस्त 2018, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सभा केंद्र, पाई, पोर्ट लुई, मॉरिशस। आगामी विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 न्यूयॉर्क में होगा। मानकीकरण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। राजा शिव सितारे हिंद क ख ग ज फ 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज आरंभ किया। ओके, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन के जरिए खड़ी बोली को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया। अयोध्या प्रसाद खत्री ने प्रचलित हिंदी को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी और ठेठ हिंदी का प्रचार किया। उन्होंने खड़ी बोली को पद्य की भाषा बनने के लिए आंदोलन चलाया। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग 1900 से 1920 सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली के मानकीकरण का सवाल सक्रिय रूप से और एक आंदोलन के रूप में उठाया। युग निर्माता द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के जरिए खड़ी बोली हिंदी के प्रत्येक अंग को पढ़ते, संवारते, गढ़ते संवारने का कार्य खुद तो बहुत लगन से किया ही, साथ ही अन्य भाषा साधकों को भी इस कार्य की ओर प्रवृत्त किया। द्विवेदी जी की प्रेरणा से कांता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण के नाम से एक बृहत व्याकरण लिखा। छायावाद युग 1918 से 1936 व छायावादोत्तर युग 1936 के बाद में हिंदी के मानकीकरण की दिशा में कई आंदोलनात्मक प्रयास तो नहीं हुआ, किंतु भाषा का मानक रूप अपने आप स्पष्ट होता चला गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद हिंदी के मानकीकरण पर नए सिरे से विचार विमर्श शुरू हुआ, क्योंकि संविधान ने इसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया, जिससे हिंदी पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ पड़ा। इस दिशा में दो स्थानों का विशेष योगदान रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के माध्यम से भारतीय हिंदी परिषद तथा शिक्षण मंत्रालय अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारतीय हिंदी परिषद भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने ही उठाया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में यह एक समिति गठित की गई, जिसमें डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता आदि सदस्य थे। धीरेन्द्र वर्मा ने देवनागरी लिपि चिन्हों में एक रूपता, हरदेव बाहरी ने वर्ण विन्यास की समस्या, ब्रजेश शर्मा ने हिंदी व्याकरण तथा माता प्रसाद गुप्ता ने हिंदी शब्द भंडार का स्थिरीकरण विषय पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने लिपि के मानकीकरण
मानकीकरण पर अधिक ध्यान दिया और देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 ईस्वी का प्रकाशन किया। हिंदी भाषा की उपभाषा एवं बोलियां। हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी क्षेत्र, हिंदी पट्टी, हिंदी पश्चिम में अम्बाला हरियाणा से लेकर पूर्व में पूर्णिया बिहार तक तथा उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। इसे हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्रीय शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आते हैं। इस क्षेत्र में भारत की कुल जनसंख्या 43% लोग रहते हैं। बोली। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। उपभाषा। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। भाषा। साहित्यकार जब उस भाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तब तथा उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषा होती है तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। सर्वप्रथम एक कांग्रेस प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 1889 ईस्वी में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी का उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बाद में ग्रियर्सन ने 1894 ईस्वी में भारत का भाषाई सर्वेक्षण आरंभ किया जो 1927 ईस्वी में संपन्न हुआ। उनके द्वारा संपादित ग्रंथ का नाम है ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटकर उनकी व्याकरणिक एवं शाब्दिक विशेषताओं का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद 1926 ईस्वी में सुनीति कुमार चटर्जी ने बांग्ला भाषा का उद्भव एवं विकास, बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास में हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। चटर्जी ने पहाड़ी भाषाओं को छोड़ दिया है, वे उन्हें भाषा नहीं गिनते। धीरेन्द्र वर्मा हिंदी भाषा का इतिहास 1933 ईस्वी का वर्गीकरण मुख्यतः सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण पर आधारित है। केवल उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, जैसे उसमें पहाड़ी भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा कई विद्वानों ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। आज इस बात को लेकर आम सहमति है कि हिंदी जिस भाषा समूहों का नाम है उसमें 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती है। हिंदी क्षेत्र हिंदी क्षेत्र की समस्त बोली को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत ही हिंदी की 17 बोलियां आती है। बोली। विभिन्न बोलियां राजनीतिक सांस्कृतिक आधार पर अपना क्षेत्र बढ़ा सकती है और साहित्य रचना के आधार पर ये अपना स्थान बोली से उच्च करते हुए विभाषा तक पहुंच सकती है। विभाषा या उपभाषा। विभाषा का या उपभाषा का क्षेत्र बोली की उपेक्षा अधिक विस्तृत होती है। यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। इसमें साहित्यिक रचनाओं भी प्राप्त होते हैं, जैसे हिंदी की विभाषाएं ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी व मैथिली है। विभाषा स्तर पर प्रचलित होने पर ही राजनीतिक, साहित्यिक या सांस्कृतिक गौरव के कारण भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। जैसे खड़ी बोली मेरठ, बिजनौर आदि की विभाषा या उपभाषा होते हुए भी राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होने के कारण राष्ट्र भाषा के पद पर अधिनिष्ठित हुई है।
इस प्रकार दो बातें स्पष्ट होती है। बोली का विकास विभाषा और विभाषा का विकास भाषा होता है। बोली, विभाषा, उपभाषा और भाषा। उदाहरण के लिए खड़ी बोली हिंदी, विभाषा उपभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी और मैथिली। बोली हिंदी के क्षेत्र की शेष बोली। देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास उच्च ध्वनि संकेत। उच्च ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है, जबकि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि भाषा श्रव्य होती है, जबकि लिपि दृश्य। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी BC बिफोर क्रिस्त का है, जो कि बौद्धकालीन है। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के दो भेद हो गए हैं, उत्तरी ब्राह्मी व दक्षिण ब्राह्मी। दक्षिण ब्राह्मी से तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु, कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, तमिलनाडु मलयालम लिपि, ग्रंथ लिपि से विकसित का विकास हुआ। उत्तरी ब्राह्मी से नागरी लिपि का विकास। उत्तर ब्राह्मी 306 ईस्वी तक, गुप्त लिपि 4वीं से 5वीं ईस्वी सदी तक, सिद्ध मात्रक लिपि या कुटिल लिपि 6ठी सदी से 8वीं 9वीं सदी तक, नागरी लिपि, शारदा लिपि। शारदा लिपि में गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा, टाकरी। नागरी लिपि का प्रयोग काल 8वीं से 9वीं सदी ईस्वी से आरंभ हुआ है। 10वीं से 12वीं सदी के बीच इसी प्राचीन नागरी से उत्तरी भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। इसकी दो शाखाएं मिलती है, पश्चिम व पूर्व। पश्चिम शाखा की सर्वप्रथम प्रतिनिधि लिपि देवनागरी लिपि है। नागरी पश्चिम शाखा, पूर्वी शाखा। देवनागरी राजस्थानी, गुजराती, महाजनी, कैथी। बांग्ला लिपि, असमी, उड़िया। देवनागरी लिपि का नामकरण। देवनागरी लिपि को लोक नागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी का मानक नामकरण विवादास्पद है। ज्यादातर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों से विकास संबंध जोड़ते हैं। उनका मानना है कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहां के पंडित वर्ग अर्थात नगर ब्राह्मणों ने नाम से नागरी कहा गया। अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसमें देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया और शब्द बन गया देवनागरी। देवनागरी लिपि का स्वरूप। यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि, उर्दू, अरबी, फारसी भाषा की लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। यह अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि, अंग्रेजी भाषा की लिपि, वर्णनात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि के गुण। देवनागरी लिपि के गुण। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत। एक वर्ण संकेत के अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त। जो ध्वनि का नाम यही वर्ण का नाम। वही मूक वर्ण नहीं, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ण से दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं। उच्चारण के सूक्ष्मता भेद को भी प्रकट करने की क्षमता। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति में बिल्कुल अनुरूप। प्रयोग बहुत व्यापक। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली की एकमात्र लिपि। भारत की अनेक लिपियों के निकट। देवनागरी लिपि के दोष कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण टंकन मुद्रण में कठिनाई। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकार के लिए। अनावश्यक वर्ण श, श्रु,
लो लो न ङ श। आज उन्हें कोई शुद्ध उच्चारण के साथ उच्चारित नहीं कर पाता। द्विरूप वर्ण प्र अ त छ त त्र छ भ्र भक्त छ रा ण श श ल ल। समरूप वर्ण ख में र व का, ध में घ का, म में भ का भ्रम होता है। वर्णों में संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं। अनुरूप अनुस्वार एवं अनुनासिक के प्रयोग में एकरूपता का अभाव तत्परतापूर्ण लेखन नहीं, क्योंकि लेखन में हाथ बार बार उठाना पड़ता है। वर्णों के संयुक्ताक्षर वर्णों के संयुक्तीकरण में र के प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति। ई की मात्रा इधर से का लेखन वर्ण के पहले पर उच्चारण वर्ण के बाद। देवनागरी लिपि में किए गए सुधार। बाल गंगाधर तिलक फांट 1904-26। सावरकर बंधुओं का अ की 12 कड़ी। श्याम सुंदर दास का पंचाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव। गोरख प्रसाद का मात्राओं के व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ अलग रखने का सुझाव, जैसे कुल कुल। नेक्स्ट, श्रीनिवास का महाप्राण वर्ण के लिए अल्पप्राण के नीचे यस ये वाला चिन्ह लगाने का सुझाव। गुरु या लघु। हिंदी साहित्य सम्मेलन का इंदौर अधिवेशन और काका कालेलकर के संयोजकत्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन 1935 और उसकी सिफारिशों। काशी नागरी पचाणी सभा द्वारा अ की 12 कड़ी और श्री श्रीनिवास के सुझाव को अस्वीकार करने का निर्णय 1945। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन 1947 और उसकी सिफारिशें। शिक्षा मंत्रालय के देवनागरी लिपि संबंधित प्रकाशन मानक देवनागरी वर्णमाला 1966 ईस्वी। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 आदि। अगले भाग में देख सकते हैं हम भाषा की अधिकृत लिपि के रूप में विकसित यात्रा।